चाहूँगा दूरदर्शन की इस बड़ी खास प्रस्तुति बिहार बिहान में तहे दिल से आप सभी को नमस्कार और स्वागत। सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूँगी शुभम कुमार से, जिन्हें जाना जाता है सनी प्रताप राठौर के नाम से, सनी सिंह राठौर के नाम से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे और अपने मेहमान की खास मेहमान जो बाजी है हम कर रहे हैं और इसी के साथ में अगले मेहमान का जो शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगा हमारे खास कार्यक्रम आने के लिए। अगले मेहमान हमारे बीच में मौजूद हैं रणवीर प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। और बहुत देख के खुश होता है कि आज के जो यूथ हैं इतने बड़े लेवल पर सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं और कई वर्षों से लगातार कई दिनों से कई महीनों से वो लगातार दिन रात प्रयासरत हैं कि कैसे समाज में अपनी अहम भूमिका निभाएं और तमाम उन ज़रूरतमंद लोगों के बीच अपनी पहुंच बनाएं। और यही जो काम है निष्काम भाव से निस्वार्थ भाव से लगातार इनके द्वारा किया जा रहा है। सनी सिंह राठौर जी आपके पास पहले आना चाहेंगे। पिछले कई महीनों से आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं और एक बतौर अगर संस्था सेवक अगर बात की जाए, सामाजिक कार्यकर्ताओं की हैसियत की बात की जाए तो शहर के हर गली हर चौक चौराहों पर आपकी नज़रें रहती हैं, टिकी रहती हैं कि कौन ऐसा ज़रूरतमंद शख्स है जिसकी जो मदद है वो आप कर पाएँ। पहले जानना चाहेंगे कि आपका रुझान जो है सामाजिक कार्यों के प्रति कैसे पड़ा और इसके पीछे में आप क्या थे और क्या लगता है कि प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, इंस्पिरेशन कैसे मिली सामाजिक कार्यों में रुचि के प्रति? एज अ यूथ आप इसे किस तरह से देखते हैं? जी मैं बैंगलोर में पहले रहता था और वहीं से मैंने इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट की थी। उसके बाद मुझे जॉब मिला और मैं जॉब कर रहा था। तो जॉब करने के क्रम में क्या होता था कि मैं मॉनिटर करता था कि जो हमारे बिहार के यूथ हैं जो बिहार बोर्ड से पढ़ते थे और वो लोग जब आईटी डिपार्टमेंट में जब उन्हें जॉब मिलती थी तो कहीं ना कहीं जो उनका सैलरी का जो पैकेज होता था वो बहुत कम होता था। उसका रीज़न ये था कि हमारे बिहार बोर्ड में कंप्यूटर का सब्जेक्ट नहीं था। तो कहीं ना कहीं मैं ये सोचता था कि शायद कुछ ऐसा करूं जो बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनको डिजिटल स्टडी नहीं मिल पाता है तो उनको हम लोग डिजिटल स्टडी प्रोवाइड कर सकें। मगर जॉब में जब जॉब में रहता था तो ये तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं तो बैंगलोर में रह रहा था। फिर मेरी शादी हुई और शादी के 6 दिन के बाद मैं एक प्रोफेशनल बाइक राइडर भी था। मैंने लिम्का बुक भी कंप्लीट किया था एसी डेटा को लेकर। तो शादी के 6 दिन के बाद ही मैं और मेरी वाइफ बाइक से जा रहे थे और एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जिसमें एक पेड़ पूरा मेरी वाइफ के पेट में चला गया था। और उसके बाद मतलब कि 2-3 महीना तक ऑपरेशन ये सब होते रहा और बहुत डिफ़िकल्ट हुआ और कहीं ना कहीं मतलब कि वो माँ नहीं बन सकती थी। तो अब नया शादी हुआ था तो फिर कहीं ना कहीं एक महिला के लिए माँ बनना बहुत बड़ा सम्मान होता है या सपना या जो मतलब रियलिटी है, मतलब उसी से ही जीवन का स्टार्ट भी होता है नए जीवन का। तो मुझे लगा कि कहीं डिप्रेशन या इस टाइप का कुछ है वो नहीं जाए, तो मैं जॉब से लीव लेके वापस अपने बिहार पटना आ गया और सोचा कि यहाँ पर रहूँगा तो उनको अच्छा भी लगेगा। तो कुछ दिन रहते रहते फिर हम लोगों ने क्या किया कि हर संडे को खुद से ही हम लोग खाना वो बनाते थे और स्लम्स में जाकर बांटना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद फिर हमारी कुछ लोग देखते गए सोशल मीडिया पर, हम लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग जुड़ते चले गए, जुड़ते जुड़ते एक टीम जैसा क्रिएट हो गया। और उसके बाद आफ्टर 7 मंथ्स मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई और 6 बार ऑपरेशन होने के बाद भी मुझे नॉर्मल बच्चा हुआ। तो उस दिन से मैं मतलब ये ठान लिया कि अब मैं अपना जीवन जो है 50% अपना समय सामाजिक कार्य में ही दूंगा। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि आपका कर्म ही आपकी पहचान होती है, वरना इस दुनिया में तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे इंसानों के एक ही नाम है। जी हाँ, तो ये जो पहचान आपकी बनी धीरे धीरे, जब आपने कहा कि किस तरीके से ये वाक़या हुआ और फिर आपका रुझान इस समाज कार्य की तरफ हुआ, लेकिन परिवार का कहीं ना कहीं एक हस्तक्षेप होता ही है। हाँ जी। कि आप कहीं स्टैब्लिश हैं, आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ऑलरेडी आप हैं और फिर एक चेंज आना, उसमें कोई अनसर्टेनिटी होती है। आप कहें कि हर कोई चाहता है कि हमें कुछ अर्न करे ताकि हम अपनी फैमिली को चला सके, सरवाइव कर सके। तो इस तरह की भी कोई बात आई? हाँ, क्योंकि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था और आप जानते हैं कि मीन्स अगर बड़े कंपनी का अगर जॉब ड्रॉप करते हैं तो किस प्रकार से मीन्स बाहर के लोग तो कहेंगे ही कहेंगे, अपने परिवार के भी लोग उससे पीछे नहीं हटते हैं। और ये कहीं ना कहीं हम लोग की संस्कृति में भी जुड़ा हुआ है कि अगर बहुत अच्छा जॉब छोड़कर अगर आप बैठ गए हैं और दूसरे की सहायता कर रहे हैं, अपने पास कुछ नहीं है, तो वो तो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट रहा
स्टार्टिंग में मीन्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा, एक यूथ के लिए तो और भी ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। वो भी न्यूली मैरिड थे तो वो तो और ऊपर से मीन्स लोड हो जाता था। मगर इस सब चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए मैं सोचा कि नहीं, चलो कुछ अच्छा होगा, लोग बदलेंगे, उनकी सोच बदलेगी, क्योंकि सोच सबसे बड़ा चीज़ होता है। आप पॉजिटिव चीज़ करेंगे, लोग नेगेटिव भी सोच सकते हैं उस चीज़ को, क्योंकि सब लोग का अलग अलग थॉट होता है, बिल्कुल। सोचने की क्षमता अलग होती है। जी मगर धीरे धीरे फिर वो नॉर्मल हो गया। मगर स्टार्टिंग में करीब 1 साल बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशानी हुआ था, बहुत ज़्यादा। लेकिन डिटर्मिनेशन होगा तो फिर कोई रोक भी नहीं नहीं, सकता। अगर बिल्कुल। आप सोच लेंगे कि नहीं मुझे जी। कुछ करना है और धीरे धीरे करना है, क्योंकि एक बार हम लोग कहीं किसी चीज़ पे जंप नहीं कर सकते हैं, और समय का इंतजार करेंगे कि हाँ आज जैसे पौधा लगाए तो हम अगर उसमें मेहनत करेंगे तो 1 महीना के बाद या 1 साल के बाद उसमें अच्छा फल खिलेगा। तो उसमें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है और बहुत कुछ झेल कर आगे बढ़ना पड़ता है, उसके बाद सब पॉजिटिव होता है। जी बिल्कुल। बिल्कुल। और ये आपके लिए ये बड़ी बात है कि आपने एक घटना से सबक सीखा और अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लाया, और ये बदलाव काफ़ी सकारात्मक जो सुख है वो आपको दे रहा है। जी, जी। प्रिया, वो हम कहते हैं ना कि घटना से इंसान बहुत कुछ सीखता है, और वही सीख और वही सबक सनी सिंह राठौड़ जी ने लिया, और यही वजह कि आज अपनों के साथ साथ समाज का भी ये जो भलाई है वो उस भलाई का जो काम है वो कर रहे हैं। और इतने सारे लोग भी जुड़ गए हैं इनकी बिल्कुल। संस्था के साथ। और मैं अब बात करूंगी रणवीर जी से, जो कि 2 साल से समाज सेवी के तौर पर कार्य कर रहे हैं आपके साथ जुड़ करके। तो एक आपके बारे में भी जानना चाहूँगी कि आप भी यंग हैं और एक एज होती है ऐसी कि अभी आपको अपने आप को सेटल करना होता है। तो ऐसे में आपने इसका रुख कैसे किया, या फिर ये आपके लिए एक कहते हैं ना कि हम अपनी सेटलमेंट तो करेंगे ही, साथ ही साथ ये भी करते रहेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं अपने पिताजी के बारे में बात करना चाहूँगा। बिल्कुल। वही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। मेरे पिताजी बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत नीचे से ऊपर उठे हैं, जी। बहुत मेहनत करके आगे बढ़े हैं। जॉब लिया उन्होंने अपने गांव में, वो पहले इंसान हैं जिन्होंने जॉब लिया, सरकारी गवर्नमेंट जॉब लिया। तो उनको देखकर भी हम प्रेरणा स्रोत के मतलब उनको ही प्रेरणा मानकर हम लोग आगे चल रहे हैं। दूसरा ये मेरा मानना है कि जो भी सामाजिक असमानता है, लाइक कोई भी अगर स्लम अनफॉर्चुनेट बच्चे जितने भी हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाने का ही काम करना है हम लोगों को। दूसरी बात ये, एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ। हाल ही में ना मेरे को किसी ने बोला कि अगर ये बच्चे हैं तुम क्या करो, अपना करियर देखो, इन लोगों के चक्कर में रहोगे तो खुद बर्बाद हो जाओगे, फलाना बोलने के वाले तो बोलते ही हैं। साथ ही साथ तो उनको बोला कि देखिए 2 तरह के एनिमल होते हैं। पहले एनिमल जो हम लोग जानते हैं, जो पशु जो बोल नहीं पाते, दूसरे होते हैं सोशल एनिमल। तो हम लोग सोशल एनिमल हैं। हमारा जीवन है इंसानों का, तो इंसान का कर्म ही होता है कि कर्म करते रहना, साथ ही साथ खुद का कर्म करते करते समाज का भी उत्थान करना। तो इसी को लेते इसी को मार्गदर्शन मानते हुए अपना जीवन अब मैं समर्पित कर चुका हूँ। होता है हर जगह, लाइक यूथ के जैसे आपने बात किया कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। यस, प्रेशर तो है, घर से भी प्रेशर है। पापा ने उतने मेहनत से जॉब लिया, घर से भी बहुत सारे लोग हैं कि दिन भर तुम इसमें लगे रहते हो। लेकिन साथ ही साथ अगर लोग चाह लें, सॉरी चाहना नहीं कह सकते, ठान लें, क्योंकि चाहने वाले बस चाह लेते हैं, लेकिन अगर जो ठान लेता है तो वो हो ही जाता है। और इसी को हम ठान चुके हैं कि यही करना है, अपना तो करना ही, करियर सेटल करना ही है, साथ ही साथ लोगों का भी करियर सेटल करना है। जैसे कोई गरीब बच्चे हैं तो उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। अगर उनके दिमाग में शिक्षा या मतलब बहुत सारे भिखारी लोग जो बच्चे होते हैं, जो आप देखेंगे कि हर जगह स्टेशन पे भीख मांगेंगे, हम लोग उन लोगों को सुधार चुके हैं। तो एक अच्छा भी लगता है कि नहीं, ये बच्चा कुछ समय पहले भीख मांग हमने रहा कुछ था, किया उन लोगों के लिए। हाँ भीख मांग रहा था, तो उनको देखकर हमको ज़्यादा खुशी होता है। लाइक हमारी जो संस्कृति है, जैसे आपने बताया बिहार की संस्कृति है, तो हम लोग पैर छूते हैं, तो वो बच्चे जो मतलब भीख मांगते थे वो पैर छूते हैं। अरे भैया, हम बोले कि ये सब मत किया करो, बोले कि नहीं भैया आप ही ने सिखाया है, तो आपकी तरह ही बनना है। तो मेरा भी यही मानना है कि एटलीस्ट उनको हम उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना मेरे पास है, जितना मेरे पास ज्ञान अर्जित है, जितना भी मैंने ज्ञान है मेरे पास, सारे लोगों बच्चे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और पापा भी कहते हैं कि जितना ज्ञान बांटोगे उतना और बढ़ेगा। तो बस यही है। जिस उद्देश्य के साथ आप सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से काम कर रहे हैं,
एक आपका एक लक्ष्य भी है। जी। उस लक्ष्य में अगर प्राथमिकता की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर एजुकेशन, या पर यूँ कह लीजिए कि डिजिटल एजुकेशन आज के दौर में बहुत ही ज़रूरी हो गया है, एक तरह से डिमांड हो गई है। बहुत बहुत क्या ज़्यादा। लगता है सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से और सामाजिक परिवेश में अगर देखा जाए तो ये कितनी बड़ी ज़रूरत बन गई है, और चूंकि इसकी मांग भी आपने सरकार गवर्नमेंट से की है, तो इसके बारे में जरूर चाहेंगे बताएं कि कितनी ये आवश्यकता है आज की डेट में ये। सबसे पहले तो आप अगर दूसरे राज्यों के बारे में बात करेंगे तो सभी जगह पर जो डिजिटल स्टडी है, कंप्यूटर की जो शिक्षा है, या कंप्यूटर के साथ साथ डिजिटल में बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, तो वो सारे जगह पर मैक्सिमम जगह पे उपलब्ध है दूसरे दूसरे स्टेट में, मगर हमारे बिहार में अभी वो उपलब्ध नहीं है। जी। और जब आप जॉब करने के लिए जाते हैं किसी भी सेगमेंट में, आप बात करें एक छोटा सा कॉल सेंटर क्यों ना हो जहाँ पे सैलरी 6 to 8,000 रुपीज़ रहती है, वहाँ पे भी कंप्यूटर की नॉलेज आपको होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना ही होना चाहिए। मगर हमारे बिहार बोर्ड में है नहीं, तो कहाँ से उनके पास नॉलेज आ पाएगा। जी। तो जब जॉब ज्वाइनिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे उनसे पूछा जाता है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज है कि नहीं, तो उसके बाद वो लोग जाते हैं और 3 महीना का सीख कर उनको जाकर मतलब कि दिखा देते हैं कि हाँ हमको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आ गया है। मगर 3 महीने में आप डिजिटल स्टडी को आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, आप अपने दिमाग में अपलोड करके आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, उसका आउटपुट वैसा नहीं निकलेगा। मगर वही चीज़ अगर आप बिहार बोर्ड में अगर स्टार्टिंग से पढ़ने लगे, जैसे CBSE ICSE बोर्ड की बात करें, वहाँ के बच्चे लोग बहुत स्मार्ट होते हैं डिजिटल में। वही चीज़ अगर हमारे बिहार बोर्ड में आ जाए, एक सब्जेक्ट ऐड हो जाए, चाहे वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्यों ना हो, तो सोचिए हमारे बिहार में जो रोजगार के लिए जो जिस तरह से लोग बोल रहे हैं हमारे पास रोजगार नहीं है, वो लोग को अगर IT का नॉलेज हो जाएगा तो बिहार के साथ साथ वो बाहर में कहीं पे भी इजीली उन्हें जॉब मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं मतलब बहुत चीज़ GDP भी हमारे बिहार का सब कुछ मतलब कि बढ़ जाएगा। गरीबी का जो स्तर है आप लोग को भी पता होगा कि बिहार बहुत मतलब कि पिछड़ा है इस चीज़ में, वो सब कुछ उठ जाएगा अगर एक बार डिजिटल स्टडी हमारे बिहार बोर्ड में जुड़ जाए तो। ये जो आपकी संस्थान है जहाँ से आपने शुरुआत की, जी। आप खुद उसके फाउंडर हैं जी। और आपने ये बीड़ा उठाया कि ऐसी जो शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के जी। जितना बन सके उतना करेंगे। 2013 से आपने शुरू किया, नहीं 2018 से हम लोगों ने स्टार्ट किया 2018 से आपने शुरू किया। तो जब आपने शुरुआत की, आपने कुछ उसका एक टेक्सचर बनाया होगा कि हाँ इस तरीके का ये होना चाहिए, और आते आते जब ये 2020 का जो समय आया, वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए जी। काफ़ी भयावह स्थिति आई जी। और स्टिल वो चल भी रही है। तो ऐसे में जो आपने जो सहयोग दिया लोगों को, उसके बारे में जानना चाहूँगी। हम लोग का सब कुछ चल रहा था ठीक ठाक, मतलब सभी कोई का चल रहा था, तो हम लोग का एजुकेशन सेंटर ये सब चल रहा था। अचानक से ये कोविड आ गया और लोग डर गए, लोगों में अवेयरनेस नहीं था, जो कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो हम लोगों ने सबसे पहले अपना टीम का गठन किया कि चलो अब इस चीज़ में कौन कौन लोग सामने आएंगे और किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। मगर हर दिन कुछ ना कुछ अलग न्यूज़ में आता था और डॉक्टर लोग भी इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे थे। तो इमरजेंसीज़ में हम लोगों ने सोचा कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग की टीम के माध्यम से हो सकता है। तो हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि जो भी ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो 60-70 प्लस हैं, या जिनके बाल बच्चे लोग पटना में नहीं रहते, बाहर में रहते हैं, या कोई लोग बीमार हैं, किन्हीं का हाथ पैर फ्रैक्चर है, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो बीमार रहते हैं, या प्रेग्नेंट महिलाएं। तो हम लोगों ने सोचा कि उन लोगों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हमारे पास उस समय कोविड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी उस तरह से। तो हम लोगों ने सोचा कि सबसे बेस्ट रहेगा कि हम लोग वहाँ पे जो उन लोग का डेली जो मेडिसिन्स जो उनको चाहिए होता है, या घर में आप खाना नहीं बना पा रहे हैं, या घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं डर के कारण, या जो भी बात हो, तो हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले उनको मेडिसिन्स और भोजन उनके घर तक हम लोग पहुँचाएँ। तो पहले हम लोगों ने उसकी शुरुआत की, और जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, जिनके पास एम्बुलेंस हो या कुछ इस टाइप का हो, जो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे थे या हॉस्पिटल में नंबर नहीं लगा पा रहे थे, या कहें तो उनको कोरोना नहीं है मगर और भी जो डेली जो बीमारियां होती हैं उसमें वो लोग हॉस्पिटल तक अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोगों ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोगों ने अपने नंबर वायरल किया ताकि लोगों तक पहुंच पाए, उन लोगों से हम लोग अट्रैक्ट हो पाए और फिर हम लोग उनके उस प्रकार से सहायता कर पाए। तो हम लोगों ने एक कॉल सेंटर भी बनाया था और इस तरह से हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2020 में। फिर राशन वितरण का काम ये सब हम लोग क्योंकि अच्छा खासा दिन 6-7 महीना तक तो लॉकडाउन लगा रहा और
लोअर फैमिली तो वो राशन कार्ड के माध्यम से या कहीं से भी राशन इकट्ठा कर लेते थे, मगर जो मिडिल क्लास फैमिली होते थे दे आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो हम लोगों ने राशन वितरण का काम स्टार्ट किया और पटना के साथ साथ बिहार के अन्य ज़िले में भी हम लोगों ने राशन बांटा, और बस यही हम लोग एक का। बात यहाँ पर राकेश मेरे जहन में आ रही है बात कि जैसा कि राकेश ने कहा जी शिक्षा की उनको लेकर के, डिजिटलाइजेशन को लेकर जी। के कि किस तरीके से वो इम्पोर्टेंट है, आपने बताया भी। जी। लेकिन अभी की जो कोविड की जो स्थिति शुरू हुई, ऐसे में आपकी संस्थान शिक्षा को लेकर के किस तरीके से ऐसे बच्चे उन्हें कैसे अवेयर कर रही है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का एक क्रम सा चलना शुरू हो गया है जी जी और ये मैंडेटरी है स्कूल्स के लिए, बट आपकी संस्थान जब प्रोवाइड करती है जी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक अब नेट होना चाहिए, आपके पास उतनी जीबी होनी चाहिए, जी जी। तो ये सारी चीज़ों को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं? हमारी टीम के पास बहुत सारे मेंबर लोग के पास पुराना मोबाइल था, तो हम लोगों ने उनसे बोला कि आप इस परेशानियों में अगर आप एक छोटा सा अपना सहयोग कर देंगे तो बहुत बड़ा आउटपुट निकलेगा। तो हम लोग उन लोगों से मोबाइल परचेस मतलब कि लेकर स्लम्स के जो बच्चे थे उन तक हम लोग पहुँचाए, जहाँ पर वो लोग एक जगह इकट्ठा होते थे। कहीं ना कहीं 10-5 बच्चियाँ लोग जो होती थी वो लोग इकट्ठा हो जाती थी, और मिडिल क्लास फैमिली वाले में से कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन, आज की डेट में सभी के पास स्मार्टफोन होता ही था। अच्छा, इकट्ठे होने की बात में मैं थोड़ा सा जी, जी, पूछना चाहूँगी आपसे। कोविड का ये दौर है जब कहते थे कि आप बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना रहें, तो ऐसे में एक इकट्ठा परिवार के पास मीन स्लम्स में आप जाइएगा तो एक परिवार में कम से कम 4-5 बच्चे तो उनके तो रहते ही थे। ओके। तो फिर हम लोगों ने वही मॉनिटर किया कि जिनके पास ज़्यादा मतलब कि जहाँ पे बच्चे लोग हैं या स्मार्टफोन है तो उन सभी को हम लोग एक वीडियो बनाकर हम लोग अपना भेजते थे। और नेट के लिए हम लोग जो भी ऐसे बच्चे थे तो हम लोग जो उसमें पढ़ने में अच्छे थे और जो पढ़ाई की तरफ फोकस करते थे तो हम लोग खुद से हम लोग नेट पैक रिचार्ज कर देते थे, क्योंकि अगर आप 100 रुपये अगर मंथ में अगर आप रिचार्ज कर देते हैं तो हम लोग के लिए एक 100 रुपये कुछ मायने उतना ज़्यादा नहीं रखेगा, मगर स्लम्स के लिए जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या जो लोग कमा नहीं पा रहे थे, जो लोग 8-10 रुपये के कारण उनका पूरा परिवार चलता था, 6-7 मेंबर लोग का, तो उनके लिए वो मैटर करता था। तो हम लोग वो रिचार्ज कर देते थे और वीडियो के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से हम लोग उनको शिक्षित करने का जो सिलसिला था वो हम लोग लगातार कर रहे थे, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल के जो क्लासेस चलते थे तो उनका तो फीस उस ये सब तो हायर रहता था, तो वो लोग अपना कर रहे थे, मगर स्लम्स की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। तो हम लोग अपना कंटिन्यू रखते थे, हम लोग भी अपना दिमाग लगा के हम लोग उस पर वर्क कर रहे थे ग्राउंड लेवल पे। यानी कि कोविड के फेज़ में चुनौतियां आए, लेकिन उन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए आपने जो जिम्मेदारी है बखूबी निभाई है, वाकई में काबिल तारीफ है। रणवीर प्रताप जी, आपके पास आना चाहेंगे, चूँकि जिस उद्देश्य के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, आपकी जो टीम काम कर रही है सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से, और जो रुझान है वाकई में ये देखने लायक बनता है, और जो उद्देश्य है इसका मुख्य शिक्षा और स्वास्थ्य, ये अहम मुद्दा है। शिक्षा की अगर बात करें, जैसे कि मैंने इनसे सवाल किया था डिजिटल एजुकेशन के बारे में, और उसकी जो मांग है भी आपके द्वारा सरकार की तरफ से की जा रही है, सरकार के लिए की जा रही है, तो क्या लगता है कि आप लोगों का जो डेलीगेशन है, क्या सरकार के किसी प्रतिनिधि से मुलाकात कर पाई है कि बिहार बोर्ड में इस डिजिटल एजुकेशन को ऐड ऑन किया जाए, और क्या लगता है गुणवत्तापूर्ण इसमें शिक्षा प्रदान करने के लिए किस तरह इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और स्मार्ट स्कूल की जब बात आती है तो क्या इसे जोड़कर इसे देखा जाना चाहिए, और इसे अलग पैमाने पर क्या इसे स्थापित करना चाहिए बिहार में? जैसे कि सारे लोग जानते हैं कि परिवर्तन ही समाज का नियम है, बिल्कुल। और पहले तो हम लोग किताब कॉपी कलम लेके बैठ जाते थे, पढ़ते रहते थे, रट्टा मारते रहते थे, लेकिन अभी का समय ये है कंप्यूटर युग है। लाइक अब कह सकते हैं कि अगर कोई हम चलचित्र मूवी देखते हैं तो उसकी छवि दिमाग में पड़ जाती है, तो उसी तरह अगर हम लोग डिजिटल क्लास दें, उन लोगों को मूवी की तरह पढ़ाएं कि ऐसे ऐसे हुआ था, अगर हिस्ट्री की बात करें कि देखिए ये आए फिर ये आए फिर, तो उनके दिमाग में एक छवि रहेगी तो उनको ज़्यादा याद तक रहेगा। बिहार की जहाँ तक बात करें या किसी भी राज्य की बात करें, ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गई थी। एम्बुलेंसेस की बात करें, चाहे भी किसी भी संस्थान की हो, तो वो वहाँ भी अगर प्राइसेस हैं तो इतनी हाई प्राइस बताई जा रही थी जो कि हर किसी के लिए अफोर्ड करना मुमकिन नहीं था। ऐसे में आपकी संस्थान और आप जितने मेंबर हैं, किस तरीके से वैसे लोगों के लिए आपने काम किया? पहले अचानक से मतलब कि पिछले साल 2020 में 2020 में
लोग बीमार पड़ रहे थे, मगर 21 में डायरेक्ट लोग डेथ करने लगे। तो हम लोग थोड़ा डर गए, कोई भी डर जाएगा। और अचानक से ऑक्सीजन की कमी आने लगी और लोग मीन्स ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए पूरा भगदड़ मच गया चारों तरफ। और जो ऑक्सीजन सिलेंडर जिसका दाम 6 से 7 हज़ार रुपये होना चाहिए था, उसका दाम 1 लाख 1.5 लाख रुपए भी लोग मतलब कि ये करने लगे। तो हम लोगों ने मॉनिटर किया और फिर हम लोगों ने कुछ लोगों के साथ मिलकर ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा किया और फिर सोशल मीडिया पर अपना नंबर वायरल किया और बोला कि जो भी ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर निःशुल्क हम लोग वहाँ पर पहुँचाएंगे। और फिर ऑक्सीजन के साथ साथ उसका रेगुलेटर जो फिट होता था उसमें, उसकी भी मतलब कि ब्लैक मार्केटिंग, मतलब कि जिसका 800 रुपये होना चाहिए था वो 10,000 15,000 में होने लगा। तो हम लोगों ने उसके लिए भी लोगों से अप्रोच किया और हम लोग के पास वो आया और हम लोग पटना के साथ साथ अलग अलग ज़िलों पे रेगुलेटर पहुंचाने का काम किए। और अब जैसा कि आप बात कर रहे थे एम्बुलेंस का, और एम्बुलेंस भी एक मतलब कि बहुत बड़ा मतलब कि उसका ब्लैक मार्केटिंग होने लगा था। और जहाँ पे एम्बुलेंस के चार्जेस 800-1000 रुपये होना चाहिए था, उसके लिए भी मतलब 50,000 1 लाख मतलब कि दे आर चार्जिंग, जो जैसा आए वो चार्ज कर रहे थे। मगर जब हम लोग के पास ऐसी समस्या आती थी तो हम लोग के पास भी 1-2 एम्बुलेंस था जान पहचान में, जिनके माध्यम से हम लोग मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रहे थे। और फिर ई रिक्शा भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, ई रिक्शा को पूरा हम लोग कवर करके सैनिटाइज यूज करके, फिर पर्सनल स्कूटी भी। और हाँ, कोविड पेशेंट को कैसे आप स्कूटी पर लेके जाइएगा, मगर जब ऐसी इमरजेंसियाँ आ रही थी तो हम लोग खुद पीपी किट पहन उनकर हम लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे। और टीम जिनके पास व्हीकल्स था, जो लोग ग्राउंड पे उतरे हुए थे कोविड में, तो हम लोग उनको भी कहकर बहुत सारे मरीज लोग को हम लोग हॉस्पिटल पहुँचाने का काम करते। इस दौरान 89 मेंबर्स हमारे मतलब कि करीब 90 मेंबर हम लोग के पॉजिटिव हुए और उसमें से 2 मेंबर हम लोग की डेथ भी कर गए कोविड के कारण। जी। तो ये बहुत मतलब कि डिफ़िकल्ट रहा और हम लोग जितना हो सका हम लोगों ने अपने तरफ से जी। किया। ये एक विचार करने लायक है कि वाकई में हमारे समाज के जो अन्य युवा के जो लोग हैं वो क्यों नहीं आगे आ रहे, सिर्फ कुछ लोग ही क्यों नहीं वो अपने कंधों पर सामाजिक कार्यकर्ता के प्रति अपनी जो हैसियत है उसके हिसाब से अपने कंधों पर जो जिम्मेवारियां हैं वो निभाते हैं और निर्वहन कर रहे हैं, सिर्फ कुछ ही लोग क्यों? क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो भावना हमारे अंदर है वही भावना हम लोग दूसरों के अंदर भी उत्पन्न करना चाहते हैं। अगर ये भावना अगर दूसरों में उत्पन्न कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, तो ये समाज हम लोग की तरह ही बढ़ पाएगा। अपने काम के साथ साथ ही लोगों का भी वो सेवा कर सकते हैं। तो बस हम लोग का यही है उद्देश्य है कि हम लोग काम तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को भलाई भी कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं कि आप भी आगे आएँ, ताकि और भी बड़े स्तर पर हम लोग जैसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे तो पहले हम लोग 4-5 लोग थे और अभी 500 से ऊपर लोग हो चुके, तो धीरे धीरे लोग मतलब कि बढ़ रहे हैं। कुछ भी समय हो अपना लोगों को देना चाहिए, जब भी आप फ्री हो अपना समय बर्बाद नहीं, क्योंकि समय वापस लौट कर नहीं आएगा। तो वो समय समाज में बदलाव के लिए अपना समय दीजिएगा तो बहुत मतलब अंदर से खुशी होता है। स्लम की जहाँ तक बात की, जहाँ आपने ये मुहिम उठाया है कि स्लम एरिया के जो बच्चे हैं और जो ऐसे लोग हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य के प्रति उतने जागरूक नहीं हैं, महिलाओं की बात करती हूँ, आज भी एक पुराना जो ढर्रा होता है ना उसको लेकर के वो चलते हैं, सैनिटरी को लेकर के बात करें, हाइजीन के लिए उतने ज़्यादा वो जागरूक नहीं है। इसके लिए आपकी संस्थान क्या कर रही है? देखिए, महिलाओं में 70% जो बीमारियां होती हैं, कोई भी बीमारी हो तो वो कहीं ना कहीं पीरियड से ही स्टार्ट होता है। और अगर उस चीज़ पर अगर हम लोग अंकुश लगाएं या उस चीज़ पर अगर हम लोग फोकस करें तो बहुत सारी बीमारियां महिलाओं में नहीं हो पाएगी। और बहुत सारा पैसा भी लगता है, महिला में जब बीमार होती है तो बहुत सारा पैसा भी लगता है, तो वो आपका अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से भी आप कमज़ोर कर देता है। तो जैसे शहरी क्षेत्र में क्या होता है ना कि महिलाएं और पुरुष दोनों कोई सैनिटरी नैपकिन या सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए आराम से शॉप में चले जाते हैं, मगर विलेज में क्या होता है कि वहाँ पर 1-2 किलोमीटर में 1-2 दुकानें होती हैं और वो भी हमारे जान पहचान के होते हैं। तो महिलाएं तो गांव में तो विलेज में बाहर निकलती नहीं अपने घर से, पुरुष भी हिचकिचाते हैं क्योंकि वो रात में फिर बैठेंगे और बोलेंगे फलना जी का ये लेकर हम लोग नेगेटिविटी फैलता है। मगर उन लोग को अगर ये चीज़ पता हो जाए कि अगर मैं अपनी वाइफ के लिए प्रोवाइड करता हूँ, अपनी पत्नी के लिए प्रोवाइड करता हूँ, तो उससे कितनी बीमारियाँ बच पाएगी, मेरा बच्चा स्वस्थ हो पाएगा, मतलब बहुत सारी बातें हैं। तो हम लोगों ने स्लम्स से पहले स्टार्ट किया और स्लम्स में अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। और जो पहले से चलते आ रहा हम लोग के संस्कृति में कि नहीं ये है भेदभाव, बहुत सारी बातें होती हैं, तो उन सब चीज़ों को हटाकर पीरियड्स के ऊपर फोकस करना है और लोगों को जागरूक करना है कि नहीं, आप अगर ये चीज़ अगर उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, शर्माइए नहीं इस चीज़ में, क्योंकि वहाँ से ही हम लोग का पूरा संसार जीवन चल रहा है।
अगर आप ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं उनके लिए, उससे बहुत कम पैसा लगता है, तो आपको सब बीमारी नहीं होगा, नहीं आपको कुछ पैसा लगेगा, और जो लाइफस्टाइल है महिला का और हम लोग का जो, वो बहुत अच्छे से चलने लगेगा। तो हम लोग विलेज के लिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आने वाले समय कि हम लोग विलेज में जाकर लोगों को अवेयर करेंगे और महिलाओं को इसमें इन्वॉल्व करेंगे और रोजगार भी देंगे। महिला घर से बाहर नहीं निकल सकेंगी, तो हम लोग महिला को रोजगार देकर उनके घर तक सैनिटरी नैपकिन पहुंचाने का काम 1-2 जिले से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। जी वाकई में हाँ, हमारी टीम में फीमेल वॉलंटियर भी हैं, तो उन लोग को भी हम लोग इन्वॉल्व करके हम लोग स्टार्ट करेंगे ये काम। जी बिल्कुल। और प्रेरणा वाकई में जो इन्होंने बात कही बिल्कुल 100% सही है। और गांव के सुदूर क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो अवेयरनेस है ये बहुत ज़्यादा होने की आवश्यकता है। ज़रूरी है। और इसके लिए एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो आपके संस्थान है, कैंप तो लगते हैं, लेकिन उस कैंप में आने के लिए वो अट्रैक्शन, आकर्षित आपके कैंप कर सके, इसके लिए किस तरीके के कैंप लगाते हैं? क्या आप नुक्कड़ नाटक का भी प्रयोग करते हैं कि लोग आपसे जुड़े? सबका ही प्रयोग करेंगे। और क्या है ना कि आप किसी एक व्यक्ति को कह दिए कहीं पे हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं, वो लोग अपने जान पहचान वाले लोग तक ही जाते हैं और उनको वहाँ पर बुलाते हैं कि हम लोग आज यहाँ पर प्रोग्राम करना है। तो मगर हम लोग का जो वे ऑफ वर्क है वो टोटली डिफरेंट है। हम लोग क्या करते हैं कि पर्टिकुलर घर घर जाकर, क्योंकि आप एक दिन पहले का समय निकाल कर अगर आप घर घर जाकर अगर सबको आप बोलेंगे, तो वो लोग जो इकट्ठा होंगे, तो जिस उद्देश्य के लिए आप वहाँ पर कैंप लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो आपका सक्सेसफुल रहेगा। तो हम लोग घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर हम लोग इन्फॉर्मेशन देकर लोगों को हम लोग बुलाने का काम करेंगे। जी अभी तक हमने बात की आपकी जो एक्टिविटी चल रही है, जो योजनाओं पर जिस पर आप फोकस किए हुए हैं। अब आगे बात करेंगे फ्यूचर प्लानिंग आप लोगों की क्या है, जो सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से जो आप काम कर रहे हैं। जी। एक से बढ़कर एक जो काम है वो किया जा रहा है। अब फ्यूचर प्लानिंग आगे का जो रूपरेखा है वो आपने क्या डिसाइड किया आगे, और इसमें कुछ बढ़ चढ़ कर करने का? हम लोगों ने वुमेन्स और चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन और एम्पावरमेंट पे हम लोगों ने सोचा है कि अब उस पे एक काम करेंगे। और हम लोग की टीम का उद्देश्य है कि बिहार का या कहें तो नॉर्थ इंडिया का एक सबसे स्मार्ट और डिजिटल ऑर्फनेज अनाथालय जो होता है, वो हम लोग इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जहाँ पे सब कुछ मतलब क्लियर रहेगा। जैसे आप कहीं पे भी रहेगा वर्ल्ड के कोई कोना में, हम लोग एक सॉफ्टवेयर भी ऐसा डेवलप करते हैं, तो आप किचन डोर तो मेन गेट तो छोड़ दीजिए, हर रूम के साथ साथ आप किचन तक का भी आप डिजिटली आप देख सकते हैं कि कैसा साफ़ सफाई है, कैसा रखा हुआ है, और लोग उसमें आराम से आकर मिल सकेंगे। बहुत तरह की बातें, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा वो रहेगा हमारे बिहार के लिए। रणवीर जी, आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप भी मेंबर हैं और आपकी भी कुछ अपनी सोच होगी? जी, जैसा कि भैया ने कहा कि ऑर्फनेज हम लोग खोलना चाह रहे हैं, और भी स्मार्ट। हम लोग का टीम का एक ही है, हार्ड वर्क तो सारे, लेकिन हम लोग स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करना चाहते हैं। अगर ये चीज़ होगा तो छोटे समय में बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है और ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचाए। क्योंकि अभी हम लोग कोविड के कारण सारा दुनिया कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पीछे हो चुका है, अस्त व्यस्त हो गया। हाँ, अब बिहार तो मतलब हम लोग का बहुत ज़्यादा अच्छा संस्कृति है, लेकिन इसको और आगे लाना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी डिजिटल स्टडी और मतलब हम लोग चाहते हैं कि बिहार में सबसे कुछ डिजिटल हो तो बहुत हाईटेक बेहतरीन रहे। है। जी हर क्षेत्रों में बिहार आगे क्षेत्रों बढ़े, में, और इसी जी, उद्देश्य जी, के साथ आप काम बिहार, कर रहे जी, हैं। जी। और बिल्कुल आप लोग का जो सपना है हम भी यही चाहते हैं कि साकार हो। और बिल्कुल प्रिया, और जो हमने बातें की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें, और कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो युवा हैं उन्हें भी अपने कंधों पर इस तरह की जो जिम्मेदारी है वो उठानी होगी। बिल्कुल राकेश, लेकिन हमारी बातचीत का सिलसिला रुकने वाला नहीं, लेकिन समय यही कह रहा है कि इस कार्यक्रम को यहीं विराम दे। तो सनी जी और रणवीर जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, अपना बेशकीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया आप दोनों का। तो दर्शकों, आज का हमारा ये खास कार्यक्रम काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा और अवेयरनेस को लेकर भी हमारा है, साथ ही साथ अपने समाज में जो युवा हैं किस तरह आगे बढ़े और अपने कंधों पर जिम्मेदारियां किस तरह निभाएं, बखूबी जो प्रेरणा स्रोत हैं आज हमने लिया। आज का हमारा कार्यक्रम का कैसा लगा खत के माध्यम से जरूर बताएं, और खत लिखने के लिए उठाएं कागज़ और कलम और लिखें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फिजा रोड, पटना 80001। हमारा email ID है डायरेक्टर DD के पटना।